Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning unit number first, stoichiometry of the chemistry syllabus using the KPK textbook. This is the lecture number 4 of this chapter. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemCAT students. Let's make a quick dua before we start lecture number first. रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने इस चैप्टर से मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट ये टॉपिक इस चैप्टर में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट का हामिल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत से एमसीक्यूज आए हुए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत से एमसीक्यूज आए हैं। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट में हम क्या पढ़ेंगे जो सब टॉपिक वो है एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्शन। कि जब हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट को स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाए कि हम एक्सप्लेन करें लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन। ठीक है, हम फाइंड कर सके। और दूसरा जो सब टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। यानी इसमें आपने कैलकुलेशन करना है और एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है बाय कैलकुलेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट यील्ड में हम पढ़ेंगे गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच एनी टू द फॉलोइंग में बी डिटरमाइन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड परसेंटेज। यानी जो यील्ड है इसमें हम थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड परसेंटेज यील्ड को स्टडी करेंगे। फिर हम इसको इस काबिल हो जाए कि हम इस पर कैलकुलेशन कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, हमने इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड, कि हम कैलकुलेट कर सके थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड व्हेन गिवन द बैलेंस इक्वेशन। अगर हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया हो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट, और हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी फाइंड कर सके एंड एक्चुअल यील्ड भी फाइंड कर सके। तो अब बुक की तरफ चलते हैं और जब हम बुक से ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये टॉपिक हमारे पास जो KPK टेक्स्ट बुक है इसमें पेज नंबर 15 पर प्रेजेंट है और ये टॉपिक 1.4 है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अब क्या है? अ रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो हमने पिछले पढ़ा था कि रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ये वो रिएक्टेंट है दैट इज कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग रिएक्शन, जो कंज्यूम हो जाए पहले किसमें केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रिएजेंट व्हिच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसकी दूसरी डिफिनेशन हम इस तरह भी से कर सकते हैं कि ये वो रिएजेंट है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें देता है इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो रिएजेंट जो हमें कम मकदार में प्रोडक्ट दे उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। इट लिमिट्स आर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पाम इन द रिएक्शन। ये क्या कहते हैं? लिमिट करता है या डिटरमाइन करता है। इससे हम मालूम कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पाम इन रिएक्शन के एक रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफिनेशन है वो है एक्सेस रिएजेंट की। द रिएक्टेंट हुज सम अमाउंट रिमेन अनरिएक्टेड आर अनयूज्ड। वो रिएक्टेंट जिसकी कुछ मिकदार जो है वो रिमेन अनरिएक्टेड और अनयूज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन हो। ठीक है, ये वो रिएक्टेंट है जो जिसकी सम अमाउंट रिमेन्स यानी बाकी रह जाए और अनरिएक्टेड और अनयूज रह जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और उसके बावजूद भी कुछ रिएक्टेंट आपके पास बचा हो तो वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में वो ये रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालिक्यूल के दरमियान और ये हमारे पास क्या बनाते हैं? वाटर बनाता है। ठीक है,
A brief inspection of the balance chemical equation indicate that 1 mole of oxygen apparatus completely consumed required 2 mole of hydrogen. इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है कि वो 2 मोल ऑफ वाटर पाम करे, ठीक है, टू पाम 2 मोल्स ऑफ वाटर. One carefully measure 1 mole of oxygen and 2 moles of hydrogen, ignite them, 1 would get 2 mole of water. यानी ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन है और वो एग्जैक्टली 1 मोल ऑक्सीजन ले ले और 2 मोल हाइड्रोजन ले ले तो वो एग्जैक्टली 2 मोल वाटर मालिक 2 मोल्स ऑफ वाटर को हासिल करेगा. When the stoichiometric amount is given and the balanced chemical equation are reacted together. यहाँ पर कह रहा है कि ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट जो है यहाँ पर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट है रिएक्टेड टुगेदर, अगर इसको हम रिएक्ट करें देयर विल बी नो रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो इस रिएक्शन के मुताबिक ये बैलेंस रिएक्शन के मुताबिक अगर हम इसको रिएक्ट करें हम इस रिएक्टेंट को रिएक्ट करें तो एज द एंड देयर विल बी नो रिएक्टेंट लेफ्ट. तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी एंड ऑफ रिएक्शन में, ठीक है. जब रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो एक बंदा है उन्होंने 2 मोल हाइड्रोजन लिया 1 मोल ऑक्सीजन लिया, तो जब वो ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एंड एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर ड्यू टू वन रीजन और द अदर. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम एक्चुअली ये रिएक्शन करते हैं हाउएवर ड्यू टू वन रीजन ताहम फिर भी एक रीज़न या दूसरे रीज़न की वजह से वन में नॉट टेक द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इन स्टोइचोमेट्रिक रेशो. लेकिन हो यानी ये पॉसिबल है कि एक बंदा है उन्होंने अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिया हो इन स्टोइचोमेट्रिक रेशो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक बंदा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले ले और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले एज डिमांड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जैसा डिमांड करता है कौन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल वन में टेक 5 मोल्स, एक बंदे उन्होंने 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया टू पाम वाटर. सेंस द अबव बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट दैट जो अबव बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके मुताबिक ये इंडिकेट करता है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. देयर पर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे. इसको जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आसान तरीका ये है यहाँ पर आप मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ. यहाँ के 2 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड है 1 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो 4 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे उसकी जगह आपने x लगाना है, ठीक है. फिर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 1 और 4, ठीक है, और 2 पर डिवाइड करेंगे. तो जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 1 और 2 2 2 और 4, ठीक है. तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दरकार है, ठीक है. यानी हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टैंडर्ड ले लिया और उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन कर ली और वो हमारे पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है. 10 आउट ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल. अब हमारे पास कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है वो तो हमारे पास 5 मोल्स है. ओनली 2 मोल्स विल रिएक्ट. तो वो जो 5 मोल हमने लिए हैं उनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 2 मोल्स रिएक्ट करेगा विद 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ. एंड द रिमेनिंग 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. जो रिमेनिंग 3 मोल है वो रिमेन रहेगा अनरिएक्टेड, जो यानी वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है. द अनरिएक्टेड ऑक्सीजन इस टर्म इज रिएक्टेंट. जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है इसको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट या रिएजेंट इन एक्सेस, ठीक है. ये एक्सेस में है, ये ज़्यादा मकदार में है. हाइड्रोजन विच इज कंज्यूम अर्लियर इस टर्म इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. In a chemical reaction, the maximum amount of the product form is controlled by the amount of the limiting reagent. जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ये कौन कंट्रोल का है द अमाउंट ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट. ये लिमिटिंग रिएजेंट इसको कंट्रोल करता है बिकॉज एज सून एज द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम क्योंकि जितना जल्द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम होगा ख़त्म होगा द रिएक्शन स्टॉप एंड नो मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म. तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा. लिमिटिंग रिएजेंट अगर ख़त्म हो गए तो फिर तो रिएक्शन नहीं होगा ना. यहाँ पर वही लिखा है कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है.
लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट को यहाँ पर देखें ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। देखिए ऑक्सीजन हमारे पास इस केस में क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर कह रहा है इन मेनी सिचुएशन इट इज़ कन्वीनियंट, बहुत ही सिचुएशन में ये इनकन्वीनियंट है, ठीक है, और टाइम कंज्यूम या टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास, यानी पॉसिबल नहीं है टू वे द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 2 or more रिएक्टेंट नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ, कि हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 2 or more रिएक्टेंट को ले लें और रिएक्शन करें और हम प्रोडक्ट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करें। दस ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन दैट गो टू कंप्लीशन हैव अ लिमिटिंग रेंज। तो इसलिए जितने भी रिएक्शन हैं, इसलिए हम कहते हैं, कह सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। सम टाइम इट इज़ ऑब्वियस वाइल इन अदर सिचुएशन इट नीड कैलकुलेशन टू आइडेंटिफाई। बास केस में ऐसे है कि आपको डायरेक्ट पता चलता है, लेकिन बास केस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इट फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग। तो ये जो नीचे जो है, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सम टाइम तो हमें ज़ाहिर खुद ब खुद पता चलता है कि ये एक्सेस है और लिमिटिंग रीजन, लेकिन बाज़ दफ़ा हम कैलकुलेशन की मदद से इसको फाइंड करते हैं। तो अब कैलकुलेशन की मदद से किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए जो स्टेप है वो नीचे दिए गए हैं। पहला स्टेप जो हमने लेना है लिमिटिंग रीजन को फाइंड करने के लिए वो ये है कि द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट गिवन इन मास यूनिट, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है अगर इसको मास यूनिट में दिया गया हो और प्लस कन्वर्टेड इनटू मोल, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ग्राम में दे सकते हैं, मास यूनिट से मतलब ग्राम में, इसी तरह मिलीग्राम में, इस सब में दे सकते हैं। तो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द अवेलेबल मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द अवेलेबल अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी जितने भी रिएक्टेंट है उसकी मदद से हम फिर प्रोडक्ट की अमाउंट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है थर्ड, द रिएक्टेंट विच गिव द लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो रिएक्टेंट, ठीक है, अब हमने रिएक्टेंट से फाइंड करना है, तो वो रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट देगा उसको हम फिर क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अल्टरनेटिवली इसके बरअक्स कंपैरिजन ऑफ द मोल्स ताहम कंपैरिजन ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आल्सो हेल्प एंड इन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेटिव इसके बरअक्स, इसके अलावा हम कंपैरिजन ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से भी लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं कि इससे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल 1.13 में हमें कह रहा है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो कार्बोनिक एसिड है इस रिएक्शन की मदद से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर देन, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, फिर कहा कि 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम इसको डिजॉल्व करें तो हमारे पास कितना कार्बोनिक एसिड बनेगा, और हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इसमें फाइंड करना है, और दूसरा कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट एंड ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे तो जब हमें हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा, तो वो जितने भी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर जितना प्रोडक्ट देगा वही हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसकी हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले गिवन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट वी कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट इनटू मोल्स, जैसे कि हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में कहा था कि जो रिएक्टेंट की जो मोल्स में जो ग्राम में जो यूनिट दिए होंगे उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड करेंगे, वो हमारे पास 4 ग्राम पर मोल आता है। फिर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इससे जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2.72 मोल। नेक्स्ट इसी तरह से हम
मोलर मास ऑफ वाटर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 4.44 मोल आता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास कि हम हर एक रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो भी रिएक्टेंट हमें लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर कह रहे हैं कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो वहाँ पर दिया गया था उसके मुताबिक 1 mole of carbon dioxide gave us approximately 1 mole of H2CO3। H2CO3 मीन कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना देता है, 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड देता है, ठीक है। सो देयर पार्ट 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें 2.72 मोल ऑफ H2CO3 देगा, ठीक है। एक मोल अगर 1 मोल देता है तो 2.72 मोल 2.72 मोल ही देगा। सिमिलरली इसी तरह वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 1 मोल ऑफ H2O हमें 1 मोल ऑफ H2CO3 देता है, तो इसी तरह 4.44 मोल ऑफ H2O हमें 4.44 मोल ऑफ H2CO3 देगा, ठीक है। सिंस 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ मोल्स, वो जो 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, मोल्स में कन्वर्ट किया था, वो हमें लिस्ट मोल्स ऑफ H2CO3 देता है, ठीक है। इस यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यानी 2.72 मोल ऑफ यानी 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया, वो किसके बराबर है, 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो हमें कितना देता है, मोल देता है 2.72, और जो वाटर है वो हमें 4.44 मोल ऑफ H2CO3 देता है। तो कौन ज़्यादा देता है, ज़्यादा वाटर देता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें वो लीस्ट वाला चाहिए जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड दे रहे, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2O इज द रिएजेंट इन एक्सेस। तो इसी वजह से हमें हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो वाटर है वो हमारे पास के एक्सेस रिएजेंट है। क्योंकि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना था वो क्या था कि हमने द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड करना था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हमने कहा था ना कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। देयर पार द मैक्सिमम अमाउंट इन मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2.72 होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। वी हैव द मोलर मास ऑफ H2CO3, हमारे पास जो मोलर मास ऑफ H2CO3 है वो हमारे पास ये है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह देयर पर मोल्स ऑफ H2CO3 हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला ये है, हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सारी हम मास एंड ग्राम को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोल ऑफ H2CO3 गिवन है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, हम मास इन ग्राम फाइंड करेंगे। तो जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास जो इन में आंसर आएगा वो है आएगा 169.07 ग्राम। दस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2CO3 प्रोड्यूस विल बी 169.07 ग्राम, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड एज अ परसेंट उसकी तरफ आएंगे, ठीक है।